गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का अड्डा पे एक और वीडियो के साथ आ चुका हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में उसके फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की। और आज हम लोग इस क्लास में रिलेशन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं क्लास 12 में एनसीईआरटी बुक में और उसके साथ साथ आरडी शर्मा में, उसको हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज क्या रहेगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में जो चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 12 में रिलेशन एंड फंक्शन, उसका जो पहला पार्ट है रिलेशन, उसको ही आज हम लोग मेनली कवर करेंगे। इसका वेटेज ये है कि इसमें सबसे पहले आपको मिनिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले आपको ये दे देता है कि आप टाइप्स ऑफ रिलेशन चेक करके बताइए। कोई आपको सेट दे देगा और कहेगा कि किस टाइप का ये रिलेशन है, उसको चेक करके बताइए। तो वो एक क्वेश्चन रह सकता है। और साथ ही साथ इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए भी दे सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन होने के चांसेस है। तो हम लोग आज बात करते हैं इस चैप्टर में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रिलेशन चैप्टर है, एक्चुअली में ये चैप्टर थोड़ा सा टफ चैप्टर में से माना जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आपको पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। और वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए जरूरी है, जिसको जानकर हम लोग बहुत ही अच्छा कर पाएंगे रिलेशन में, वही आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। हम उस पॉइंट को प्री रिक्वायर्ड नॉलेज के तौर पे पढ़ेंगे। और चैप्टर रिलेशन क्लास 12 के लेवल पे पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। रिलेशन रिलेशन पढ़ लेना है हम लोगों को। और इस रिलेशन को पढ़ने के लिए जो प्री रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए हम लोग को, जो प्री रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए, उसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सेट क्या होता है। सेट, इसके बाद हमें समझना पड़ेगा सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है। एंड थर्ड नंबर पे हमें समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर इतना हम लोग समझ जाएंगे तो सर्टेनली 50% कंसेप्ट हमारा बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट को समझना। ओरली मैं ये चीजें बताते चलूंगा, क्योंकि आप क्लास 12 के लेवल पे आ गए हैं तो सर्टेनली आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पता होंगी। सेट क्या है इसको हम लोग लिख देते हैं। क्लास 11 में जो आप मैथमेटिक्स शुरू करेंगे तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो सेट थियरी है। और उसका जो पहला डेफिनेशन वो यही कहता है कि सेट किसे कहेंगे और सेट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो वहां पे एक डेफिनेशन दे करके रखता है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए, एक्चुअली में सेट को समझने के लिए हमें बस यही समझ लेना है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन, यहाँ पे आप वेल डिफाइंड का मतलब समझिए। देखो यहाँ पे सेट के मामले में वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स किसी सेट में लिखे जाएंगे, लाइक अगर मैं कुछ कलेक्शन लिखता हूं तो उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स में एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी सब में कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिख दूं, एक सेट मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, n इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सेट कहेंगे, और क्यों सेट कहेंगे, क्या इसमें प्रॉपर्टी है। चलिए सबसे पहले नंबर हम लोग समझ लेते हैं कि सेट को लिखना कैसे है। तो किसी भी सेट का एक नाम होना चाहिए जो इंग्लिश के अल्फाबेट का होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट के एलिमेंट्स के बीच में, सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में कॉमा का साइन लगाते हैं। ये 3। अब इसके बाद ये जो एलिमेंट्स लिखे गए होते हैं, इन एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए प्रॉपर्टी। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी नेचुरल नंबर हैं। जैसे 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो इन सब में एक प्रॉपर्टी ये कॉमन है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ऐसे ही अगर हम कोई भी कलेक्शन बनाएंगे जिसका एक नाम रहेगा और वो नाम इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर होना चाहिए, और उस कलेक्शन को अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बीच में कॉमा का साइन लगाएंगे, तो वो सेट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आएंगे सबसेट पे। सबसेट क्या होता है। सबसेट जो है ये भी एक तरह का सेट है, लेकिन सेट से रिलेटेड कुछ है। चलिए तो सबसेट समझ लेते हैं सबसे पहले।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग सबसेट समझ लेते हैं कि सबसेट क्या है और कैसे सबसेट लिखेंगे। सबसेट इसको डिफाइन किया जाए, अगर हम कहें कि इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसे सेट जो नॉन एम्प्टी नहीं है, जैसे कि a इक्वल्स टू हमें दे दिया गया है 1 2 3 और 4, और एक और सेट हमें दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 इतना। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो a के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B में है। इसका मतलब कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ सेट B। इस कंडीशन में जो सेट A होगा वह सेट B का सबसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी हैव गिवन टू सेट्स A एंड B, अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हैं और सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हो, तो जो सेट A होगा वह सेट B के लिए सबसेट का काम करेगा। अच्छा, सेट B में अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो इसका मतलब कि सेट B सेट A से बड़ा है, और बड़ा है तो हम लोग इसको कहेंगे क्या कि जो सेट B है वो यहाँ पर सेट A के लिए सुपर सेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सुपर सेट का। ठीक, अब इसके लिए एक नोटेशन होता है कि A सबसेट B। अगर ऐसा हो कि A हमारे पास 1 2 3 4 दिया है और B दे करके रखा है 1 2 3 5 6 7, इस कंडीशन में आप ध्यान से देखिए तो 1 2 3 और 4 ये जो चार एलिमेंट्स हैं वो इसमें सभी एलिमेंट सेट B में नहीं है। इसका मतलब कि इस कंडीशन में सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में नहीं है, तो सेट B A जो है वो सेट B का सबसेट नहीं होगा। ओके, फिर से समझ लीजिए क्या कि अगर हमारे पास कोई दो सेट दिए गए हैं, सेट A और सेट B, तो एक सेट है, उस सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में है और दूसरे सेट में कुछ और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो वो जो दूसरा वाला सेट होगा वो थोड़ा सा बड़ा सेट होगा, तो उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे? सुपर सेट कहेंगे। और जो छोटा वाला एलिमेंट सेट होगा जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में है, तो वो जो छोटा वाला सेट होगा वो सबसेट का काम करेगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे कि आगे हमें क्या सीखना है। हमें अब इसके बाद सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हमें सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। एक्चुअली में सेट में और सबसेट में और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सारे डाटा है, लेकिन एक्चुअली में हमें रिलेशन पढ़ना है और ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें क्लास 11 के लेवल पे आप बढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उसमें ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर हम लोग उसमें चले जाएंगे तो फिर जो टॉपिक आज हमें पढ़ लेना है वो खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो जरूरत की चीजें हैं, जितनी चीजें हमारे लिए चाहिए, जो मिनिमम जो जरूरत है उसको मैं बता करके आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अगले नंबर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है? हिंदी में इसको कार्तीय गुणन कहा जाता है। अगर हमारे पास एक सेट है A, मैं एग्जांपल को लेकर के ही चलूंगा क्योंकि ये भी आप लोग क्लास 11 में जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन वहां पे पढ़ चुके होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अगर हमारे पास एक सेट दे दिया है 1 2 और 3 और एक और सेट है B, इसमें लिखा है A B C, अगर ऐसा लिख दिया गया है तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A और सेट B होगा इसको A क्रॉस B से दिखाया जाएगा। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A और B होगा इसको A क्रॉस B से दिखाया जाएगा। अब इसमें जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, फिर समझिए कि पहले तो इसका डेफिनेशन में बता देता हूं, सुन लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज आल्सो अ सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो सेट है और उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो भी एक सेट होगा। इस सेट में एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अब ये एलिमेंट्स कैसे होंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का जो सेट होता है उसमें जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो जो दो सेट दिए गए रहते हैं उन्हीं दोनों के बेसिस पे लिखे जाते हैं। और इसमें जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है।
एक बार फिर सुनिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो किस फॉर्म में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। और वो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कैसे? तो एलिमेंट ऑफ सेट ए और एलिमेंट ऑफ सेट बी को मिलाकर के बनेगा। सेट ए का एक एलिमेंट और सेट बी का एक एलिमेंट मिलाकर के एक पेयर बनाएगा। अब उस पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से होगा। ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में दिखाया जाता है। जैसे अगर मैं एक ब्रैकेट भी लिख देता हूं, इस टाइप का अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, इसको हम लोग कहेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा गया। चलिए, तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग इधर आ जाते हैं। एक मैं बना लेता हूं आप लोगों को कि कैसे हम लोग इसको बहुत इजीली दिखा लेंगे। अगर मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है और फिर A है, B है और C है, तो 1 का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, फिर B के साथ होगा और फिर C के साथ होगा। सेम वैसे ही 2 का A के साथ होगा, B के साथ होगा और C के साथ होगा। और अगेन 3 का A के साथ होगा, B के साथ होगा और C के साथ होगा। और ये जो पेयर्स बनेंगे, इन सभी पेयर्स को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर्ड पेयर्स कहे जाते हैं वो कहे जाएंगे। जैसे मैं अब लिख के बताता हूं आप लोगों को, मैं लिख देता हूं कैसे 1 और A के साथ जब रिलेशन बनेगा तो हमारे पास बनेगा 1, A, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। फिर क्या बनेगा हमारे पास? 2, B। अगेन सॉरी, ये पहले 1 के साथ ही पूरा लिख लेते हैं, फिर हम लोग 2 के साथ लिखेंगे 1, A, 1, B एंड 1, C। ठीक है, अगेन इसी प्रोसेस में हम लोग बढ़ेंगे 2, A, 2, B एंड 2, C। अगेन हम लोग 3 के साथ बढ़ेंगे 3A, 3B, 3C। तो ये जो सेट अब हमारे पास बन करके आया, ये जो पूरा सेट है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए आप थोड़ा सा कि नंबर ऑफ सेट ए, अगर नंबर ऑफ सेट ए में p हो और नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो q हो, तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा n a क्रॉस b जो बनेगा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो p क्रॉस q के बराबर होंगे। ये किसके बराबर होंगे? a में कितना है p और b में कितना है q। ये जितना बन करके आएगा इतने एलिमेंट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिलेशन, अब हम लोग उस पर बढ़ेंगे कि रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, रिलेशन जब भी नाम आएगा आपके कॉन्सेप्ट में जरूर ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको हम लोग डील करेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे सिंपल तरीका लेकर के चलते हैं हम लोग कि रिलेशन को कैसे समझना है। अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ा, हमने सबसेट पढ़ा और ये सब चीजों को कनेक्ट करके हम लोग रिलेशन सीखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट जो बनता है वह भी एक सेट है। इसका मतलब कि उस सेट का भी सबसेट बनेगा। इसका मतलब कि उस सेट का भी सबसेट बनेगा। चलिए, तो अब ये सबसेट कैसे बनेगा, इस सबसेट को बनाने का तरीका मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिखा देता हूं। अगर हमारे पास एक सेट ए है 1, 2, 3, 4, ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन चलिए यहां से करते हैं। यहां पे मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n होगा, n नंबर है, तो वहां से जो सबसेट बनेगा वो 2 की पावर n बनेगा। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली मैं इसको समझने के लिए क्लास 11th में जो आपने बायनोमियल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ा होगा ना, उसका कंसेप्ट लगता है, तब ये समझ में आता है। जैसे हमारे पास जब हम इसको इस सेट से जब हम सबसेट लिखेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस यही होंगे कि या तो हम सेट ए के एलिमेंट 1 को चूज करके एक सेट लिखेंगे या इसको छोड़ करके एक सेट लिखेंगे। इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद है और उसके लिए अगर इसमें n एलिमेंट हो तो हर एक एलिमेंट के लिए दो ऑप्शन मौजूद है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 2 की पावर n ऑप्शंस हो जाएंगे
और दैट्स वाई अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n हो तो वहां से जो नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं वो 2 की पावर n बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां से एक सबसेट लिखना चाह रहे हैं, देखिए सबसेट हमने कहा था कि एक ऐसा सेट जो एक और दिए हुए सेट के सारे एलिमेंट को रखता है, और अगर इस सेट में थोड़ा सा ज्यादा भी एलिमेंट है तो ये सेट दूसरे वाले सेट से बड़ा सेट हो जाएगा, इसलिए इसको सुपर सेट कहा जाएगा। और जिस सेट के सारे एलिमेंट ये रख रहा है वो सेट इसके लिए सबसेट का काम करेगा। इसका मतलब क्या कि इससे जो सबसेट बनेंगे वो सब इससे छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे। जैसे कि अगर मैं एक सेट इसमें से लिख दूं, सबसे पहला नंबर तो 5 लिख लीजिए आप लोग। 5 जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या कि इसमें जो भी एलिमेंट है वो सेट ए में है। डेफिनेशन तो यही कहता है क्या कि अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है तो ए बी का सबसेट होगा। तो अगर हम 5 लिखते हैं तो 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है। इसका मतलब क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट सेट ए में है, इसलिए सेट ए का सबसेट होगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं लिखूं 1, केवल 1 लिख करके मैं एक सेट बना रहा हूं तो ये एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट सेट ए में है, तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। अगेन मैं लिखूं 2, फिर मैं लिखूं 3, फिर मैं लिखूं 4। इसके बाद हम लोग दो लेकर के चलेंगे, एक बार 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4। ऐसे ही 2 के साथ चलेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4। तो 2 2 आएगा नहीं क्योंकि दो बार एक ही एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, और 2 1 और 1 2 दोनों सेम है तो वो भी नहीं लिखा जाएगा। तो 2 1 और 2 2 नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब हमारे पास बचेगा 2 3 एंड 2 4। ऐसे ही अगेन हम लोग 3 के साथ जाएंगे, फिर 4 के साथ जाएंगे। तो अब जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो इसमें से जो टोटल सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर 4 बनेंगे, और वो हो जाएगा 16। इसका मतलब कि इससे हमारे पास कुल टोटल 16 सबसेट बनेंगे। तो इसका मतलब आप सबसेट लिखना भी सीख गए, आपने सबसेट का डेफिनेशन भी सीख लिया, और एक सेट पर से आप सबसेट लिखना भी सीख गए। तो अब इन सब चीजों के साथ अब लिटरली अब हम लोग बढ़ जाएंगे आराम से। अब हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन पता चल चुके हैं, तो हम रिलेशन बहुत ही इजीली समझ लेंगे कि रिलेशन क्या है। रिलेशन के लिए फिर से वही बात शुरू करेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट दिया, सॉरी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट बना है। अगर हमारे पास दो सेट है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया है वो भी एक सेट होगा, और उस सेट के जितने भी सबसेट बनाए जाएंगे, फिर से समझिए, इफ वी हैव गिवन टू सेट्स and we are finding the Cartesian product of the given set, and after that we are writing the subset of that Cartesian product, then all those subset which we can write from that Cartesian product, all those subset will be the relation. मैं फिर से बता रहा हूं, अगर हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, दोनों सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर से हम लोग सबसेट लिखेंगे, और जितने सबसेट लिखे जाएंगे वो सारे के सारे सबसेट ही क्या है, रिलेशन है। इसका मतलब कि एक सिंपल सा लाइन हमारे पास निकल कर क्या रहा है, क्या, रिलेशन इज नथिंग बट दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब वो दोनों सेट है वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगा तो नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगा तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी एलिमेंट नहीं बनेगा। फिर से समझिए क्या कि रिलेशन क्या है, सबसेट है। किसका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से बनेगा, तो दो अलग अलग सेट से बनेगा, दो अलग अलग सेट से बनेगा। फिर से ये चीज समझ लीजिए, कभी भी अगर आपके कंसेप्ट में क्लास 12th के लेवल पे या 11th के लेवल पे रिलेशन का बात आता है तो एक्चुअली में वो रिलेशन आर केवल नहीं दिया गया है। अगर रिलेशन आर इसने लिख दिया, कहा कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एनी बाय एनी गिवन सेट, तो आप समझिए कि ये केवल आर नहीं है, इसके पीछे क्या हुआ होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ होगा। और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका हुआ होगा, तो टू सेट्स का। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंगल सेट पर भी बनता है, सिंगल सेट पर भी बनता है। जैसे कि अगर सेट ए है 1 2 3, तो हम इस सेट ए का सेट ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करा सकते हैं इजीली। इसमें क्या आ जाएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, एंड सो ऑन, और भी एलिमेंट्स आने लगेंगे।
फिर से समझिए क्या कि कभी भी अगर रिलेशन दे दिया, रिलेशन, तो रिलेशन केवल वो रिलेशन नहीं है, उसके पहले उसके बैकग्राउंड में कुछ काम हुआ होगा, और वो काम क्या हुआ होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका हुआ होगा? तो दो डिफरेंट सेट्स का या किसी एक ही सेट का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया होगा। फिर से समझिए क्या? रिलेशन इज सबसेट, बस रिलेशन क्या है? सबसेट है। किसका? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका हुआ होगा? ऑफ एनी सिंगल सेट or the two given sets. The relation is the subset of the Cartesian product of the two given sets. I hope आप लोग इतना समझ पाए होंगे कि रिलेशन क्या है। वेल, तो अभी आपने रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ लिया। रिलेशन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया कि रिलेशन क्या होता है, और अगर हमारे क्वेश्चन में रिलेशन लिख रहा है तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे रिलेशन को और अच्छे से समझना चाहेंगे कि इस रिलेशन को हम लोग कैसे लिख पाएंगे और क्या क्या मेथड्स हैं किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। इसके लिए चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि राइट अ रिलेशन, एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, राइट अ रिलेशन आर on set A equals to 1, 2, 3, where R is defined as x comma y such that x divides y. Well students, तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन से हम लोग ये सीखेंगे कि हम कैसे एक रिलेशन को लिख पाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक रिलेशन हमें आर लिख देना है, और रिलेशन किस पे लिखना है? तो किसी सेट ए पे लिखना है। ठीक, और इस रिलेशन का डेफिनेशन भी दिया है। और सबसे पहला पॉइंट कि रिलेशन का डेफिनेशन क्यों दिया है, क्यों इसने कहा है कि यही रिलेशन लिखिए। इसके पीछे ये कारण है कि आप लोगों ने सीखा कि जो रिलेशन है वो सबसेट होता है किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या किसी एक ही सेट के खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसका मतलब कि अगर किसी रिलेशन में किसी एलिमेंट सेट में बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ज्यादा एलिमेंट आएगा, और फिर उन सभी, जैसे मान के लिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में 10 एलिमेंट आ गया, तो 2 की पावर 10 उसके सबसेट बनेंगे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और वो सभी के सभी रिलेशन होंगे। तो उतना ज्यादा रिलेशन हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए वो एक पार्टिकुलर डिफाइंड रिलेशन जरूर देगा कि हमें कैसे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे उसने कहा कि हमें एक रिलेशन आर लिखना है। इस आर में हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, और इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डिवाइड करेगा किसको? सेकेंड एलिमेंट को। और ये एलिमेंट्स कहाँ से आने चाहिए? सेट ए से। चलिए, तो जैसे ही हमारे दिमाग में रिलेशन आया, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट ये आना चाहिए कि ये रिलेशन बना कहाँ से होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका बनता है? तो दो अलग अलग सेट का या एक ही सेट का खुद के साथ। तो आप देखो यहाँ पे केवल एक ही सेट दिया गया, सेट ए। इसका मतलब कि सेट ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम लोग सबसे लिखेंगे। चलो मैं सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि फर्स्ट टाइम जब मैं लिख दूंगा इसके बाद आप लोग हमेशा इसको इजीली कर लेंगे। मैं a इक्वल टू 1, 2, 3 जो हमें दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से a क्रॉस a लिखूंगा। ओके, a क्रॉस a जो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट है, तो a और a का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसमें 9 एलिमेंट आएंगे, और कौन कौन से आएंगे ये आप सीख चुके हैं। मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 1, 2, सॉरी इसमें छूट रहा है कुछ, 1, 1, 1, 2, 1, 3, again 2, 1, 2, 2, 2, 3, again 3, 1, 3, 2 and 3, 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट है, और इसी में से हमें रिलेशन लिखना है। याद रखिएगा कि जो रिलेशन आर लिखा जाएगा वो इसी में से लिखा जाएगा। हाँ, मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, जब आप इस क्वेश्चन को बहुत बार करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ये अब बीच में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख करके दिया गया, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उतने ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ से रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन कह रहा है कि हमें ऑर्डर्ड पेयर तो लिखना है, लेकिन हमें सारा ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखना है, हमें वही ऑर्डर्ड पेयर लिखना है जिसमें जो पहला एलिमेंट हो वो दूसरे को डिवाइड कर दे।
तो आप इसी में से वो ऑर्डर पेयर निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये जो 1,1 है, ये जो x है ये y को डिवाइड कर देगा, अगेन 1,2 भी डिवाइड कर देगा, अगेन 1,3 भी डिवाइड कर देगा। आप आगे देखेंगे तो 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये इस सेट में नहीं आएगा। 2 2 को डिवाइड कर देगा, ये आ जाएगा। 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 2 को डिवाइड नहीं करेगा, और 3 3 डिवाइड हो जाएगा। तो सर्टेनली अब हमारे पास जो रिलेशन बन करके आएगा वो आ जाएगा 1,1 1,2 1,3 अगेन 2,2 एंड 3,3। तो ये जो हमारे पास अब एक सेट बन रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है, ये सबसेट हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है जो इस दिए हुए डेफिनेशन को फॉलो करता है। अब यहाँ पे आप कुछ चीजें ध्यान रखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस रिलेशन में क्या लिखा गया है, तो प्रॉपर्टी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्रॉपर्टी। इस रिलेशन में क्या लिखा गया है? एलिमेंट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एलिमेंट लिखा गया है। इस चीज से जरूर आप लोग को कुछ दिमाग में आ रहा होगा क्या, कि जब किसी सेट की प्रॉपर्टी लिखी जाती है और जब किसी सेट का एलिमेंट लिखा जाता है तो वो दोनों अलग अलग टाइप के सेट होते हैं। जब किसी सेट की प्रॉपर्टी लिखी जाती है तो वो उस सेट का कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ, और जब उस सेट के एलिमेंट लिखे जाते हैं तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ, बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। जब किसी भी सेट का हम प्रॉपर्टी लिख देंगे तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सेट को बना रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये सेट बिल्डर मेथड है। जब हम उसके एलिमेंट को लिख देते हैं तो हम उस एलिमेंट को टेबल डाउन कर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं ये टेबुलर मेथड है। ठीक, अब इसी रिलेशन को एक और मेथड से हम लोग लिखेंगे और उस मेथड को हम लोग कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। तो चलिए उसको मैं बता देता हूं कैसे लिखा जाएगा। मैपिंग में हमारे पास 1 मिनट, ये नहीं लेंगे, कुछ हमारे पास ऐसे 2 ब्रैकेट्स मिल जाएंगे हमारे पास। ठीक, अब इसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ये जो फर्स्ट बॉक्स है, ये डोमेन को दिखाता है और सेकेंड बॉक्स रेंज को दिखाता है। अब आप समझ होंगे, फिर से समझ में आ रहा होगा आप लोग को, या मे भी आप परेशान हो रहे होंगे कि ये डोमेन और रेंज फिर कहां से आ गया, ये कौन सी बीमारी है। एक्चुअली में ये कोई बीमारी नहीं है, क्लास 11 आपने पढ़ लिया था डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। जो रिलेशन हमने लिखा है, ये जो रिलेशन हमने लिखा है टेबुलर मेथड में, इसमें के जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें के जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस पूरे फर्स्ट एलिमेंट को लेकर के जो आप सेट बनाएंगे वो सेट क्या होगा, डोमेन होगा। डोमेन हमेशा एक ऐसा सेट होता है जिसमें से एलिमेंट को लेकर के रखा जाता है। जैसे हमने 1 रखा तो 1 आया, हमने 1 रखा तो 2 आया, 1 रखा तो 3 आया। तो जहां से वैल्यू को रखते हैं वो डोमेन होता है, और इस वैल्यू को रखने के बाद जो आंसर निकल करके आता है वो रेंज होता है। तो ये जो बाद वाला एलिमेंट है, इनका जब सेट बनाएंगे तो ये रेंज बनेगा। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि ये जो सेकेंड एलिमेंट है और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इनको अलग अलग क्या कहेंगे। जैसे ये दोनों तो मिलकर के ऑर्डर्ड पेयर है, पूरे फर्स्ट एलिमेंट को लेकर के एक सेट बनाएंगे तो वो डोमेन हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट को लेकर के एक सेट बनाएंगे तो रेंज हो जाएगा। लेकिन केवल फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा और केवल सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, और एक और नाम मैं आप लोगों के लिए दे करके जा रहा हूं, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए तो अब हम लोग डोमेन और रेंज समझ गए। हमारे पास आ रहा है 1 2 3, ये डोमेन में आया था, और 1 2 और 3 ये रेंज में आया था। चलिए 1 से कनेक्टेड था, फिर 1 2 से कनेक्टेड था, और यही 1 3 से कनेक्टेड था। आफ्टर दैट 2 2 से कनेक्टेड था एंड 3 3 से कनेक्टेड था। ये जो 3 है ये 3 से कनेक्टेड था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी उसी रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हमें एक बड़े से लाइन में मिला था कि r इक्वल टू x, y सच दैट x डिवाइड्स y, जहां पे x और y क्या कर रहा है, x y को डिवाइड कर रहा है। तो उसी रिलेशन का ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मैपिंग। हिंदी में प्रतिचित्रण कहते हैं, या इसका एक और मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं।
तो मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जो हमारे पास था ये सेट बिल्डर मेथड था, ये टेबुलर मेथड था, और ये जो थर्ड वन है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड है। तो आई होप अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से रिलेशन समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन क्या है। अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा ये सारा प्री रिक्वायर्ड नॉलेज है। ये पूरा क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 12 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे रिलेशन के टाइप्स क्या है एनसीईआरटी में, और उसके साथ साथ आरडी शर्मा में, और बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड में कुछ फॉर्मूलेज यूज होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये इसके लिए कुछ फॉर्मूला यूज होता है, और वो फॉर्मूला कहां से आता है वो हम डिराइव करके आप लोगों को बताएंगे, और उस पर कैसे क्वेश्चन होता है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में इस पर क्वेश्चन जरूर मिलता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा हमें अपना सुझाव दें कि कहां हम सुधार करें। धन्यवाद।